हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी लवर। चलिए आज एसएससी जीडी 2024 की जो सीरीज़ चल रही थी उसकी ये सेकंड वीडियो है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, वैसे तो आप जानते होंगे, आप सहारा को लगाएंगे, लेकिन इसके कुछ फैक्ट हैं वो देखिए आप। यदि ऑप्शन में ये अंटार्कटिका ना हो तब आप सहारा को टिक कर सकते हैं, लेकिन इसे समझिए, ये जो अंटार्कटिका है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो क्षेत्रफल है वो 5.29 मिलियन स्क्वायर मील है। और इसी तरह सहारा का कितना है, 3.6 मिलियन स्क्वायर मील है। इसलिए इसे सहारा से बड़ा है ये। तो अब आप यहाँ गलती ना करें कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। हाँ, यदि आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है तो वो नो डाउट सहारा होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना, यदि ऑप्शन में आपके अंटार्कटिका है तो आप अंटार्कटिका को टिक करें। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है, ये मैंने बताया कि यदि गर्म पूछे आपसे सबसे बड़ा तो वो सहारा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है वो आपको पता ही होगा, थार। ये भारत का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, भारत का थार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाल दिवस कब मनाते हैं। बाल दिवस ये 14 नवंबर को मनाते हैं। बाल दिवस ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था इस दिन 14 नवंबर को। ये देखिए, बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, ये भारत के पहले पीएम भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी, तो वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ये बहुत, इससे देखिए कितने क्वेश्चन बने। पहला कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी, तो वो लाहौर अधिवेशन में हुई थी। अब पूछे कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो वो 1929 में हुआ था। अब पूछे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की आधिकारिक मांग। हाँ, ये आधिकारिक मांग भी, ये देखिए कि जो भारतीय संविधान सभा की थी वो आधिकारिक मांग इन्होंने की थी 1936 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वैसे तो 1934 में ही मांग की गई थी। ये विचार था, वो एम एन रॉय ने विचार दिया था कि हमें अपनी खुद की एक संविधान सभा बनानी चाहिए। इस पर विचार रखे थे एम एन रॉय साहब ने, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1936 में इसे प्रस्तुत किया था कि हमें बनानी चाहिए अपनी संविधान सभा खुद अलग। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका फेलिस डोमेस्टिका है। इसके बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिका। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम 2-3 याद रखना आप, फेलिस डोमेस्टिका, और कुत्ता का कैनिस फैमिलियर्स, ये आप ध्यान रख सकते हैं। कुत्ता एक फैमिली में पाला जाता है, तो इसे फैमिली से समझिए, फैमिलियर्स हो गया। जैसे बिल्ली, ये फेलिस डोमेस्टिका, ये घरों में आ जाती है, तो घरेलुओं को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक कहते हैं। तो घर में आ जाती है, इसे डोमेस्टिका। ऐसे क्लू याद रखिए। गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम, इसे ध्यान रखना आप, ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूँ का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। और आम का मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। आप एक बार फिर से देख लेना, चाहे इसकी सॉल्व ले लेना इसका। चलिए नेक्स्ट, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। जो हीटर होता है, जो हमारे घरों में लगाए जाते हैं, वो भी हीटर है। तो ये विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, जैसे हीटर हो गया, बल्ब हो गया, ये सभी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यही है कि ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक, अब ऐसे पवन चक्की, जो पवन चक्की है वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आपने पवन चक्की देखी होंगी, जो काफ़ी ऊंची होती हैं, एक पंखा सा लगा होता है, वो स्लो मोशन में घूमता रहता है, वो उसे पवन चक्की कहते हैं। साउथ की तरफ बहुत मिलती हैं वो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बल्ब विद्युत ऊर्जा। हाँ, ये आ गया, बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है, बल्ब में ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है, इसलिए प्रकाश ऊर्जा में ज़्यादा ये बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत सेल, जो सेल होते हैं
उनमें रासायनिक ऊर्जा होती हैं। अब वो रासायनिक ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, अब माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो माइक्रोफोन होते हैं वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और टरबाइन गतिज टरबाइन, आप टरबाइन जानते ही होंगे, जिससे बिजली बनाई जाती है। वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जब टरबाइन पर पानी को डाला जाता है तो वो टरबाइन तेज़ी से घूमने लगती है, वो गति करने लगती है, जिसकी वजह से वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सीधा से ध्यान रखें कि टरबाइन से हमें बिजली बनती है। तो बिजली कब बनती है? जब पानी को टरबाइन के ऊपर डाला जाता है। तो जिससे टरबाइन घूमती है तो वो गति कर रही है, और गति कर रही है तो क्या बना रही है? विद्युत ऊर्जा। तो टरबाइन गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देती है हमें। ठीक, नेक्स्ट है सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये तो सभी जानते हैं कि सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस खेल से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध ये बांसुरी वादन से है। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण बांसुरी वादन भी ध्यान रखना कि जैसे पन्नालाल घोष, बी कुंजमणि, राजेंद्र प्रसाद कुलकर्णी, इनका संबंध बांसुरी वादन से है। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। ये पन्नालाल घोष जी हैं, और यहाँ पर कॉमा है, पन्नालाल घोष जी और बी कुंजमणि, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट नाम हैं। बी कुंजमणि और पन्नालाल घोष जी, ये इनका संबंध बांसुरी वादन से है। नेक्स्ट देखिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है। इनका नाम, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका नाम पूछ लेता है कि पंडित बिरजू महाराज का संपूर्ण नाम क्या है? तो उनका नाम है ब्रजराज मिश्र। पंडित बिरजू महाराज जी का नाम है ब्रजराज मिश्र। ये आपको ध्यान रखना है। मैं कई बार इसे अगली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी इसे रिपीट करा देता हूँ। ऐसे ही हर नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं उन्हें हर वीडियो में कराता रहूँगा। जैसे यहाँ पर अभी कत्थक आ गए, तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और के भी लाऊँगा। तो इस तरह से आपको वो कभी दिक्कत नहीं देंगे, हमेशा आपको याद बने रहेंगे। जैसे कत्थक के उत्तराखंड में किया जाता है, ये लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कत्थक से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉबे राइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है? डॉबे राइनर साहब का त्रिक सिद्धांत ये है, उन्होंने कहा था कि कोई भी दो तत्वों में, जैसे हमने मान लिया पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें से जो बीच वाला होता है उसके, वो आसपास के दोनों तत्वों के योग यानी कि औसत के बराबर होता है। सीधे से कहिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है कि A B C, हमारे पास 3 तत्व हैं, तो हम A और C को योग को 2 से डिवाइड यानी कि उसका औसत निकाल कर हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। ये डॉबे राइनर का त्रिक सिद्धांत था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? ये है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया था। इन्होंने कब किया था? मे बी 1301 के आसपास शायद। अलाउद्दीन खिलजी, शायद आप देख लेना, मैं कंफर्म, मेरे हिसाब से 1301 ही है कि अलाउद्दीन 1303 के आसपास, ऐसा ही कुछ है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है अभी। रणथंभौर पर इन्होंने आक्रमण किया। ये खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। इसका टाइम पीरियड यदि पूछे तो 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी की बात चल रही है। और ये जलालुद्दीन खिलजी का ही दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। इसने, वैसे तो ये रिश्ते में चाचा भतीजे थे, इसने इसकी बेटी से शादी कर ली, फिर ये दामाद बन गया, और इसने ही अपने चाचा की हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या की थी गद्दी के चक्कर में, गद्दी का लालच। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 तक रहा था। फिर उसके बाद इसने दक्षिण विजय अभियान चलाया, जिसे मलिक काफूर ने नेतृत्व में जीता गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। ये आपको ध्यान रखना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण पर विजय किसने पाई? तो वो थे ये अलाउद्दीन खिलजी। और लेकिन भेजा किसे था, किसने वहाँ पर विजय पाई? तो वो था मलिक काफूर। ये आपको ध्यान रखना, मलिक काफूर। ये डायरेक्ट पूछता है आपसे कि मलिक काफूर किसके समय था, किसके सेनापति था, किसके शासनकाल में था, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय था। ठीक, नेक्स्ट है। अब ये देख लीजिए कुछ ये जो वंश थे, ये देखिए, पहला गुलाम वंश का टाइम पीरियड आपसे पूछ ले तो वो था 1206 से लेकर 1290 तक। इसका संस्थापक पूछे तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का टाइम पीरियड कितना था? 1290 से लेकर 1320 तक। इसका जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था, फाउंडर था। अब इसके बाद आता है तुगलक वंश। अब आपसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि वो कौन सा वंश था जिसका टाइम पीरियड सबसे अधिक था? तो वो यही है, तुगलक वंश। तुगलक वंश का देख लीजिए आप,
यहाँ से 1320 से लेकर 1414 तक। ये इसका गियासुद्दीन तुगलक इसका फाउंडर था, यानी संस्थापक। और फिर ये मैंने लिखा भी है नोट में, सबसे लंबा वंश तुगलक वंश था, इसका शासनकाल। आगे सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1451 तक था। इसका खिज्र खां इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है लोधी वंश, जो अंतिम वंश था 1451 से 1526 तक, जो बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। आपको याद होगा शायद कि 1526 में ही पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, जिसे इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था। ठीक, याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और इसके 3 युद्ध लड़े गए थे पानीपत के, आपको सबको पता ही होगा कौन कौन से। 1526 और 1556 और 1761, ये 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। नेक्स्ट चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके और भी फैक्ट बताऊंगा। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था ये समझिए। पहले मैं लिख भी चुका हूँ कि 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अंग्रेज़ी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे हमारे भारतीय जनता में बहुत आक्रोश हो गया था। नेता लोग और भी स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर, उन्होंने आक्रोश जताया, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। वो थी जलियांवाला बाग अमृतसर में। उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग बुलाई, जिसमें काफ़ी छोटे बच्चे भी थे और पुरुष स्त्रियां सब लोग थे। तो उस समय जनरल डायर ने गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हज़ारों संख्या में लोग मारे भी गए थे। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद कुछ हमारे नेताओं ने जो उन्हें उपाधि मिली थी वो भी उन्होंने त्याग दी थी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को उपाधि थी नाइटहुड की, उन्होंने वापस कर दी। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली थी, उन्होंने वो भी वापस कर दी। कहा था अब हमने तुम्हारी उपाधियों का ही क्या करेंगे, जब तुम्हें निहत्तों बच्चे स्त्रियों तक को ना उन पर गोलियां चलाई। तो इस तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप, हाँ इसका आंसर ध्यान रखना, चेम्सफोर्ड। मैं ध्यान नहीं रहा, चेम्सफोर्ड। अब नेक्स्ट है रेपो रेट क्या है। देखिए आप इसे समझिए, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट, ये 2 होती हैं। देखिए यह एक लघु अवधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेपो रेट क्या एक दीर्घ अवधि के लिए होती है या लघु अवधि के लिए, ये आपके ध्यान रखना। तो एक लघु अवधि की दर है, ये लघु अवधि की दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों को उधार देता है। जैसे आरबीआई है, आरबीआई अपने निचले स्तरों की बैंकों को जो उधार देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और यही रिवर्स रेपो रेट हो जाता है कि जब जो आरबीआई अभी बैंकों को दे रहा है तो ये रेपो रेट हो गया, और जब ये बैंक आरबीआई को धन देने लगे जिस दर पर वो अपनी एक तय करते हैं, तो उसे रिवर्स रेपो रेट दर कह देते हैं, ये उल्टा हो जाता है। फिर इसके कुछ महत्व फैक्ट हैं कि आरबीआई की स्थापना आपको पता है सन 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हाँ, इसका शुरुआत में मुख्यालय कोलकाता में था, फिर 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई का प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ था, तो इसका कोलकाता में था, और लेकिन अब वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में मुंबई में है। बता सकते हैं मुंबई के किस द्वीप पर है, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? फार्मोसा द्वीप है, क्या है, या कोई और द्वीप है, बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी सन 1949 को। और उसके इसमें है, शायद लिखा है, मैंने नहीं लिखा, बता दूंगा। हाँ लिखा, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ये भी ध्यान रखना है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो सन 1969 में हुआ था। फिर आपसे पूछेगा उस समय पीएम कौन थे, तो वो इंदिरा गांधी जी थी 1969 से लेकर 1974 तक। ये चौथी पंचवर्षीय योजना भी थी इस टाइम पर, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक थी। अब आपसे पूछे कि कहाँ गया, सॉरी 1 मिनट। हाँ आरबीआई के, ठीक है, इसका तो हो गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक। अब नेक्स्ट है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, वो सीडी देशमुख जी थे। ये आपको ध्यान रखना है, पहले गवर्नर सीडी देशमुख, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीडी देशमुख। और वर्तमान में अभी कौन है, वो शक्तिकांत दास जी हैं, 25वें नंबर के हैं। अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो शक्तिकांत दास जी कौन से नंबर के हैं, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक।
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन सा राज्य, ये सॉरी मिस्टेक है यहाँ पर, इसे संभाल लीजिए। यहाँ भारत है। भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम है? तो वो है कर्नाटक। भारत का जो कर्नाटक राज्य है वो कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर है। जैसा आपको पता है ये 71% पूरे भारत का अकेला कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद है केरल जो 21% करता है, 21%। फिर तमिलनाडु है जो 5% के आसपास करता है। फिर और भी राज्य हैं कुछ, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व और पूरे हम या विश्व बर्ड लेवल पर बात करें तो वो ब्राज़ील हो जाता है। ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका का देश है, एक ब्राज़ील, ये इसे कॉफ़ी उत्पादन में इसे पहले स्थान पर माना गया है पूरे विश्व में, जो पूरे विश्व का लगभग 40% के आसपास अकेला कॉफ़ी का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? विषय हैं 11वीं अनुसूची। तो देखिए आपको मैं बता दूं 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। इसे ध्यान रखने का बहुत आसान तरीका है कि देखिए ये 29 हैं। 29 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 9 = 11। 29 का 2 + 9 कितना हो गया 11। तो ये 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29, ऐसे याद रखना, ठीक है। लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। जो 4 नई जोड़ी गई हैं वो इस प्रकार है। देखिए 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। आप ये ध्यान रखना कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। ये 9वीं अनुसूची है, 9वीं, और इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। आपको ये याद रखना कि कब जोड़ा गया था, तो 1951 में जोड़ा गया था 9वीं संविधान सूची को, ठीक है। अब नेक्स्ट है 10वीं संविधान 10वीं अनुसूची। इसे कब जोड़ा गया था? इसे 52वें संविधान संशोधन से 1985 में जोड़ा गया था। आपसे पूछे कि भारत की जो 10वीं अनुसूची थी इसे कब जोड़ा गया, तो इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। और ये दल बदल से संबंधित है। जैसे इससे पहले राजनेता वगैरह इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चले जाते थे, ऐसे कई दल बदल हो जाते थे, तो ये 1985 के बाद बंद हो गया। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि 11वीं और 12वीं। 11वीं अनुसूची यहाँ ध्यान रखना ये दोनों सेम है वर्ष, ठीक। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना ये 73 और 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है और 12वीं का किससे है? तो देखिए 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से 1992 में जोड़ी गई। इसका संबंध पंचायती राज से है। ये इंपॉर्टेंट है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से। 12वीं का किससे है? नगर निगम से, नगर पंचायत नगर निगम से, ठीक है, नगर पालिका से। और लेकिन अब आपसे पूछे 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन से 1992 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। ये ध्यान रखना आप कि 12वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? 12वीं में 18 विषय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। आपको पता होगा कि 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। इसकी जो स्थापना वो सुब्रमण्यम की समिति पर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि सिफारिश, सॉरी ये गलत है, सिफारिश लिख लेना यहाँ पर, सिफारिश पर हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये ध्यान रखना सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर हुई थी। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक देखिए बुक्स हैं। इंडिया 2020, माई जर्नी, द लुमिनस स्पार्क, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें और भी हैं, काफ़ी पढ़ लेना आप, मैं बता दूंगा कभी। विंग्स ऑफ फायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर जो इनकी पुस्तक है वो APJ अब्दुल कलाम की। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये आप जानते होंगे कि APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैंने आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताया था। आप मुझे बताइए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये 2 क्वेश्चन, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम
के धनुषकोडी गांव में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना, तमिलनाडु में जन्म हुआ था इनका, रामेश्वरम के धनुषकोडी में हुआ था। ठीक है, और 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। आपको याद रखना है, थॉमस कप और उबेर कप दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। लेकिन आपको बता दूं कि थॉमस कप जो है वो मेनली पुरुषों के लिए होता है। जो थॉमस कप है, थॉमस, ये पुरुषों से संबंधित है, मेल। और ये उबेर कप है, ये फीमेल से है। अभी जो उबेर कप और थॉमस कप हुए थे, ये किसने जीते हैं, ये आप मुझे बताइए। बैडमिंटन भारत ने बैडमिंटन में सन 1952 में भाग लिया था। ये इम्पोर्टेंट है कि भारत ने इसमें बैडमिंटन खेल में शामिल कब हुआ भारत, तो 1952 में हुआ था। और ये फ़ोटो बताइए किसकी है, ये किस खिलाड़ी की फ़ोटो है, इनका नाम क्या है और ये किससे संबंधित है तो बैडमिंटन से, ऑब्वियसली बात है। ये है हमारी पीवी सिंधु। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हुड़ आक्रमण को किसने असफल कर दिया था? हुड़ आक्रमण, जो हुड़ों का ने आक्रमण किया था उसे असफल किसने किया था? तो ये किया था स्कंदगुप्त ने। ध्यान रखना, स्कंदगुप्त ने किया था। अब देखिए ये जो गुप्त, सॉरी यहाँ पर छूट गया, गुप्त वंश, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक, हम इसी तरह श्रीगुप्त के बाद ये अब इनके क्रम है, इसका पुत्र उसका पुत्र, फिर क्रम से हैं। आप इनसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इस तरह से देखिए, गुप्त वंश का शासक श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। सॉरी यहाँ ये गद्दी है, गद्दी कर लेना, यहाँ पर भी गद्दी, और भी कहीं है ऐसी मिस्टेक। ठीक, आप समझ लेना, गद्दी द्वितीय। अब देख लेना यहाँ पर कि घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। इसे महाराजा धिराज भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहते हैं? महाराजा धिराज। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं? उसे विक्रमादित्य कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धिराज और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ देखना, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बैठा? उसका पुत्र कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बैठा था। इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रही। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त बैठा। कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र ये स्कंदगुप्त बैठा। इसी ने हुड़ों के आक्रमण को असफल किया था। और ये याद रखना कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। चलिए, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको थोड़ा ऐसा होता है। ये आप इनके एक बार नाम याद रखिए, और फिर एक बार मैं फिर आपको बता दूंगा सीक्वेंस। फिर इनसे रिलेटेड जब भी कोई प्रश्न आएगा तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। एक दो बार में आपको अच्छे से रटवा दूंगा। ये बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा, देखिए आपको बता दूं कि अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खान का पुत्र था। जो बैरम खान आपको पता है हुमायूं का संरक्षक था। ठीक, और उसी बैरम खान का ये पुत्र है अब्दुल रहीम खान खाना। तो आप देखिए, आप इसमें क्या है, बाबर और, हाँ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वैसे तो इतना नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुग़ल साम्राज्य में बाबर और जहांगीर, ये ऐसे दो ही शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। अब आपसे पूछे, बाबर को चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबरनामा जो है वो चगताई एक भाषा थी वहाँ की, तुर्की भाषा में लिखा गया था। जो बाबर की मातृभाषा थी, जो चगताई थी, ये बाबर की खुद की मातृभाषा है। इसने उसी में लिखा था। फिर बाद में इसे अब्दुल रहीम खाना ने इसे चेंज किया था, इसे फारसी में अनुवाद किया था। और आपको इससे ये पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुग़ल थे वो माता की तरफ से तो ये चंगेज़ खान के वंशज थे, और पिता की तरफ से किसके थे? तो वो ये तैमूर के वंशज थे। ये आपसे पूछता है कि मुग़ल जो पिता की तरफ से तैमूर के वंशज थे, और माता की तरफ से ये चंगेज़ खान के वंशज थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप उसको याद रखने से। नेक्स्ट है, मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 मार्च को मनाया जाता है, मौसम विज्ञान दिवस।
आप इसके और भी फैक्ट देखिए कुछ। मौसम विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में। आप इसका हेडक्वार्टर याद रखना कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा। हेडक्वार्टर जिनेवा में है इसका, और स्थापना 1950 में हुई थी विश्व मौसम संगठन की। और 23 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी, ये गलत मिस्टेक हो गई यहाँ पर, यहाँ पवनें हैं, हवाएं। कौन सी पवनों को गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है? तो ये पछुआ पवन है। पछुआ पवनों को गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और पूर्वीय पवनें, ये 3 तरह की पवनें, ये स्थायी पवनें बोली जाती है, क्योंकि ये साल भर एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं। जैसे व्यापारिक पवनें हो गई, पछुआ पवनें हो गई, और ये इस तरह से ये पूर्वी पवनें हो गई। ये एक ही डायरेक्शन में पूरी साल भर ऐसे ही चलती रहती हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसे देखिए, इसे समझना। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। ये जो HZ आप देख रहे हैं, इसे HZ, ये आवृत्ति की इकाई है, यूनिट है। आपसे पूछ ले कि आवृत्ति की इकाई क्या है, तो हर्ट्ज है। आवृत्ति क्या है? प्रति सेकंड एक, जो इसका जो कंपन होता है प्रति सेकंड, वो किसी भी चीज़ का कंपन हो प्रति सेकंड में काउंट किया जाए, उसे आवृत्ति कहते हैं। इसी तरह देखिए, अब 2 तरह की ध्वनि है, एक इंफ्रासोनिक है और एक अल्ट्रासोनिक है। आपको याद रखना है कि इंफ्रासोनिक जो ध्वनि होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम होंगी वो इंफ्रासोनिक होंगी, और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होंगी वो अल्ट्रासोनिक होंगी। अब ये इंफ्रासोनिक हैं, ये भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट आदि जैसे बड़े बड़े विस्फोट हों वहाँ से ये निकलती हैं 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़। और लेकिन यदि यही बात करें हम अल्ट्रासोनिक की, तो अल्ट्रासोनिक बहुत तेज़ ध्वनि होती है, इसे हम लोग नहीं सुन, आप लोग और हम लोग नहीं सुन सकते। इसे देखिए, बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़, ये लोग सुन सकते हैं इसे। अब याद रखना, कई बार पूछा गया है कि चमगादड़ अपसर पराश्रव्य ध्वनियों को कौन सुन सकता है, ऐसे दिया जाता है पराश्रव्य ध्वनि, तो वो चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, ये लोग सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी पर कब अधिग्रहण किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए आपको बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी पर सन 1765 में अधिग्रहण कर लिया गया था। क्यों और कैसे? 1764 में जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, उस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ी हुकूमत, अंग्रेज़ी सेना की जीत हुई थी। उस जीत से इन्हें कुछ संधियाँ भी करनी पड़ी थी। जैसे 1765 में ही इलाहाबाद की संधि हुई थी, और उसी तरह इलाहाबाद की संधि में लिख चुका हूँ, ये हुई थी। और ऐसे ही तब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, बंगाल, उड़ीसा, इनकी दीवानी दे दी थी उस टाइम। तो इसलिए ये कहा गया कि 1765 में बंगाल की दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई थी। नेक्स्ट, सॉरी, इतने ही प्रश्न पूरा हो गया। ठीक, चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मैं आगे की जो वीडियो करा चुका हूँ उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके देख लेना। वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस और SSC GD इनकी सीरीज चला रहा हूँ, तो सपोर्ट करना। बाकी आप देखना, आगे मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।